नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 है जो निर्देश तंत्र X और Y के बीच में रखे गए हैं। इनका मूल बिंदु O है। इसमें O पहला आवेश Q1 के सापेक्ष सदिश R1 वेक्टर और दूसरे का R2 वेक्टर है। Q2 आवेश Q1 पर बल लगाता है जिसकी दिशा Q2 से Q1 की ओर होगी और इसका स्थिति सदिश R12 वेक्टर हो जाएगा। तो Q2 द्वारा Q1 पर बल लगता है, तो हमें उस बल का मान ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से हम इस बल का मान ज्ञात करेंगे। तो Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 इसकी स्क्वायर। अब हमें इसे सदिश रूप में बनाना है। तो सदिश रूप में बनाने के लिए हम इस पर R12 कैप का गुणा कर देंगे। तो और सदिश एकांक सदिश और परिमाण जब साथ में होते हैं तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर। तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर। अब हम करेंगे इसमें ऊपर और नीचे R12 का गुणा। तो R12 का ऊपर व नीचे गुणा करने पर, तो हम इसमें ऊपर व नीचे 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर और मापांक आ गया, ये आ गया क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा R12 कैप और गुणा में आ जाएगा R12। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एकांक सदिश और परिमाण को गुणा करते हैं तो हमारे पास वेक्टर आता है। तो हम लेते हैं R12 और R12 कैप है, इनको क्या लिख सकते हैं कि R12 कैप है तो इसको R12 वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखो R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R12 कैप और R12 हो जाएगा ये R12। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मापांक, और ये आ गया क्यूब, और यहाँ पर लिख देंगे R12 वेक्टर। अब हम जानते हैं सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से कि R2 वेक्टर और R12 वेक्टर है, ये दोनों एक ही दिशा में हैं। R12 और R12 वेक्टर एक ही दिशा में है, जबकि R1 वेक्टर क्या है, विपरीत दिशा में। R1 वेक्टर का मान किसके बराबर हो जाएगा, R2 वेक्टर और R12 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से। सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर के। अब देखो हमें R12 का मान निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के। हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 में 2 से मान रखेंगे, तो देखो समीकरण 1 व 2 से यह हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू के
Q1 Q2 अपॉन F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर का मापांक, और ये आ गई क्यूब, और ये लिख देंगे F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, और इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब हम देखते हैं कि आवेश Q1 द्वारा Q2 पर कितना बल लगाता है। तो जब आवेश Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा बाहर की ओर हो जाएगी। जब इसकी दिशा बाहर की ओर होगी तो इसके लिए जो स्थिति सदिश है वो बदल जाएगा। तो इसके लिए अब स्थिति सदिश हो जाएगा R21 वेक्टर। ये बात ध्यान रखना कि जब आवेश Q2 Q1 पर बल लगाता है तो इसकी दिशा Q1 की ओर होगी और इसका स्थिति सदिश R12 वेक्टर होगा। और जब आवेश Q1 Q2 पर बल लगाता है तो इसकी दिशा Q2 की ओर होगी और इसके लिए स्थिति सदिश R21 वेक्टर हो जाएगा। तो अब देखो हम आगे बात करते हैं। अब आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल कितना होगा, F21 वेक्टर से प्रदर्शित करें हम इसको, और ये हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मापांक, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर R21 कैप। अब देखो जो काम हमने पहले किया था ठीक उसी प्रकार से है। अब हम क्या करेंगे, R21 का ऊपर व नीचे गुणा कर देंगे। अब इस समीकरण में R21 का ऊपर व नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मापांक, और यहाँ पर तो क्यूब R21 वेक्टर कैप R21। अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एकांक सदिश और परिमाण जब गुणा होते हैं तो क्या बनता है, वेक्टर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि R21 कैप R21 किसके बराबर हो जाएगा, R21 वेक्टर के। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये आ जाएगा F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मापांक क्यूब, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर। अब देखो अब हम बात करते हैं त्रिभुजों के सदिश संयोजन की। तो इस बार इसकी दिशा ये वाली है, मतलब Q1 से Q2 की ओर है दिशा। तो Q1 से Q2 की ओर दिशा है तो देखो R1 वेक्टर और R12 वेक्टर एक ही दिशा में है, जबकि R2 वेक्टर विपरीत दिशा में है। तो R2 वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 वेक्टर और R12 वेक्टर के योग के बराबर हो जाएगा। तो देखो अब सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से ये बात ध्यान रखना कि पहले हमने जो सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम लगाया था उस समय दिशा Q2 से Q1 की ओर थी, और इस बार Q1 से Q2 की ओर दिशा है। तो देखो ये हो जाएगा R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस R21
वेक्टर के। हमें R21 का मान निकालना है, तो R21 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। इसको समीकरण नंबर हमने पहले कितने दिए थे, 3, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4 और ये समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 में 5 से मान रखें, 5 से मान रखने, समीकरण 4 में 5 से मान रखने पर तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का परिमाण और ये क्यूब आ गया, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखो आगे, इसको समीकरण नंबर 6 दे देंगे। अब समीकरण 6 और समीकरण 3 दोनों की तुलना करते हैं, तो ये तो समीकरण 3 में परिमाण है और ये भी परिमाण है, तो इसका मान तो बदलेगा नहीं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मापांक और क्यूब, यह हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये परिमाण है, इसका मान नहीं बदलेगा क्योंकि हमने परिमाण लिया है, दिशा नहीं ली, तो इसका मतलब माइनस प्लस से इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये और ये एक जैसे रहेंगे। अब समीकरण 3 और 6 की तुलना करें, तो समीकरण 3 व 6 की तुलना से, समीकरण 3 और 6 की तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो समीकरण 3 और 6 को ध्यान से देखें, तो इसमें अगर हम माइनस को बाहर ले लें, तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण दोनों कैसी हो जाएगी, एक जैसी। तो F12 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस F21 वेक्टर की। तो यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 समान प्रकृति के हो तो इन पर बल बराबर और विपरीत दिशा में लगेगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि दो आवेश समान प्रकृति के हो तो इन पर बल कैसा होगा, बराबर, और ये माइनस किसको बता रहा है, विपरीत प्रकृति को। यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार है। तो अब देखो एक बात स्पष्ट होती है, कूलाम का नियम पढ़ा था हमने, एक पिछले वीडियो में मैंने कूलाम के नियम के बारे में बताया था। तो अब बात करते हैं कूलाम के नियम की कमियों की। तो कूलाम के नियम की कमी क्या है कि इसमें जो दो आवेश है Q1 और Q2 ये दोनों बिंदुवत होने चाहिए। सबसे बड़ी कमी यह है कि दोनों आवेश है वो बिंदुवत होने चाहिए, अगर बड़े आवेश होंगे तो कूलाम के नियम का पालन नहीं होगा। दूसरी बात, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अत्यल्प होनी चाहिए, अगर आवेशों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो भी कूलाम का नियम काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।